हेलो फ्रेंड्स, इस नई वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। आज मेरे सामने खड़ी है FZS। तो इस बाइक का रिव्यू करके मैं आपको बताऊंगा। और इस बाइक को अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आपके मन में 2-3 और बाइक्स होगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि अपाची होगी, पल्सर होगी, एक्सट्रीम होगी, और भी कुछ बाइक्स होगी, जैसे कि हमारा सुजुकी का जिक्सर भी हो सकता है, और भी हो सकता है। लेकिन हम इस बाइक के बारे में बताएंगे और आपको उस बाइक का कंपटीटर के बारे में बताएंगे, और इस बाइक में एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे कि ये बाइक कहाँ से अच्छी है, कहाँ से बुरी है, उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको इस बाइक को दिखाता हूँ। वैसे तो ये बाइक आपने ऑलरेडी देख ली होगी। मेन हमारा टॉपिक ये आता है कि ये बाइक और बाकी बाइक्स के कंपटीटर में कौन सी बाइक आपको ज़्यादा बेहतर मिलेगी। तो जैसा कि ये बाइक आप देख रहे हैं मेरे सामने, ये बाइक है FZS। ओके, अब ये बाइक के कंपटीटर में हमारे पास पल्सर आती है। तो पल्सर में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि वो बहुत सालों से अपडेट नहीं हुई है। तो उस बाइक को पहले ही अगर आप मतलब लेना चाहते हैं ठीक है, बट वो बाइक बहुत दिन से अपडेट नहीं हुई है, जिसके कारण से प्रॉब्लम्स है। मतलब अपडेट इन द सेंस कि BS6 हुई है, सब कुछ हुआ है जो आज के डेट के नॉर्म्स के अनुसार होना चाहिए, लेकिन कुछ खास अपडेट्स जो हमें बोलते हैं वो चीज़ नहीं है। जैसे कि पल्सर में आपको अभी मोनोशॉक यहाँ पे नहीं मिलता है। हाँ, अगर NS 160 को देखें तो वहाँ पे आपको मोनोशॉक ले सकते हैं, तो उसको हम इन कंपटीटर में ले सकते हैं। पल्सर को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देते हैं अगर इस बाइक से कंपेयर करते हैं तो, क्योंकि उसमें नॉर्मल पर्सन में अभी उस टाइप की कुछ अपडेट्स आई नहीं है। या फिर आप बात करें LED हेडलैम्प की, तो वो भी आजकल डिमांड है लोगों का। चाहे बात करें हम एक मोटे सॉकर्स की, जो कि आजकल लोग देखना चाहते हैं अपने बाइक में आगे के टेलीस्कोपिक्स, वो भी नहीं है वहाँ पे। अब आ जाते हैं हम अपाची के ऊपर। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। हम इंजन से बात करते हैं और ओवरऑल बॉडी के बात करते हैं। तो अपाची को भी हम देखें तो वहाँ पे सॉकर्स तो नहीं है, लेकिन हाँ वो पावर वाइज और बिल्ड वाइज जो है इससे मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर माइलेज वाइज देखें तो अपाची जो है वो थोड़ा कम माइलेज देती है 160 वाली नॉर्मल इस बाइक के मुकाबले अगर हम देखें तो वहाँ पे थोड़ा कम माइलेज देती है। और हम टायर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि इसमें आपको मिलता है 140 सेक्शन का टायर, जो कि बहुत अच्छा है। और ये टायर जो है बहुत बढ़िया ग्रिप के साथ मिलता है। आप देख सकते हैं इसका क्वालिटी देख सकते हैं। तो बाकी अगर कंपटीटर में किसी भी बाइक से अगर इस बाइक की टायर की बात करें तो ये टायर जो है सबसे बेहतर है। तो FZS में आपको अपने कंपटीटर के सभी बाइक से सबसे बेहतर टायर मिलता है, जो कि रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको पीछे वाला मिलता है। तो रेडियल तो एटलीस्ट कोई भी आपको ऑफर नहीं करता है। अगर आप इस प्राइस सेगमेंट में जाइएगा तो कोई भी कंपनी आपको रेडियल ट्यूबलेस ऑफर नहीं करती है रियर में। तो वो एक सबसे बेहतर चीज़ हो जाती है अगर आप इस बाइक के सेगमेंट में जा रहे हैं और FZS के साथ जा रहे हैं तब। अब इंजन में बात करते हैं तो इंजन में इसमें 12 PS का ही पावर मिलता है। तो ये चीज़ जो है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है कि अगर आप किसी और बाइक से जाइएगा, बात करिएगा इस बाइक के पावर के बारे में, तो पावर फिगर्स आपको काफ़ी इसमें कम मिलते हैं, जो कि अपाची में, पल्सर में, मतलब किसी भी बाइक में, जैसे एक्सट्रीम में, सभी में ज़्यादा मिलते हैं। तो इसका जस्टिफिकेशन ये है कि ये जस्टिफाई इस तरह से करती है कि हम पावर कम देते हैं क्योंकि हमें माइलेज ज़्यादा देने की ज़्यादा चिंता होती है, क्योंकि ये कम्यूटर बाइक है। भले ही कोई इसको स्पोर्ट्स बाइक बोल दे, लेकिन ये ओवरऑल एक कम्यूटर बाइक ही है। चाहे अपाची हो, पल्सर हो, NS थोड़ा सा स्पोर्ट्स दिखती है। और अगर हम बात करें जिक्सर की भी तो वो सारी कम्यूटर सेगमेंट में ही आ जाती है। अब ये थोड़ा NS थोड़ा सा स्पोर्ट्स दिखती है क्योंकि वो 200 के बेस पे बनाई गई है। तो दिखने में स्पोर्ट्स है, लेकिन इंजन उसका ऐसा कुछ खास है नहीं। तो इंजन में भी इसी टाइप का पावर मिलता है, लेकिन वो ज़्यादा टॉप स्पीड कवर कर पाती है। लेकिन माइलेज वाइज ये किंग है। अगर हम सेगमेंट पूरा घुमा दें तो माइलेज वाइज ये किंग है। अब एक चीज़ और मुझे देखने को मिला है, जैसे कि अगर आप इस बाइक को टॉप स्पीड पर चलाते हैं और अगर आप पल्सर को वहाँ पर टॉप स्पीड पर चला रहे हैं, तो पल्सर का स्पीडोमीटर एरर एक चीज़ है जो कि 5 से 7 किलोमीटर का आपका शो करता है। तो वो चीज़ इस बाइक में आपको नहीं मिलेगी। तो प्रॉपर आप अगर ओवरऑल माइलेज को देखें तो स्पीडोमीटर एरर के कारण वो थोड़ा सा गलत माइलेज जो है वो काउंट करती है, जहाँ पे ये जो है काफ़ी सही माइलेज काउंट कर पाती है। अपाची का भी माइलेज जो है वो सही काउंट हो पाता है। सिर्फ ये प्रॉब्लम जो है वो बजाज के साथ है। होपफुली वो जल्दी फिक्स कर दे। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे वीडियोज़ हैं, आप जाके देख सकते हैं, जिसमें इसके साथ जो है पल्सर 125 को जो है वो रेस लगाया गया है। ये जो है उतना पावर रखती है जितना पल्सर 125 रखता है, तो उसके अनुसार का ये पावर रखती है। तो पावर वाइज इसमें आपको कम मिलेगा। लेकिन अगर हम बाइक राइडिंग की, राइड स्टाइल की बात करें और कंफर्ट की बात करें और वाइब्रेशंस लेवल की बात करें,
तो उस बात में ये बाइक जो है आगे निकल जाती है। आप इसको 70-80 तक चलाते हैं तो वैसा कोई भी वाइब्रेशंस नहीं आता है आपके हैंडल पे या फिर आपके टैंक पे, आपके बॉडी पे आपको कोई भी वाइब्रेशंस फील नहीं आएगा। तो अपाची में ये चीज़ आते हैं, एनएस में भी ये चीज़ें आपको महसूस होंगी आराम से। जिक्सर भी स्मूथ है, लेकिन जिक्सर का प्राइस थोड़ा सा हाई चल जाता है, शायद वो 1,45,000 रुपये या 43,000 ऑन रोड की आती है। इसके मुकाबले वो 15 से 18,000 रुपये ज़्यादा महंगा आती है। तो वो देख लीजिएगा आपको, मैं ऐसे बाइक के वाइज कंपेयर कर रहा हूँ, मैं प्राइस वाइज नहीं कर रहा हूँ। तो आप पता कर लीजिए कि जिक्सर आपको आपके जगह पे ये कितने में मिल रही है, जिक्सर कितने में मिल रही है, क्योंकि सभी स्टेट का प्राइस भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ों को लेके। तो मैंने आपको ओवरऑल जो है कंपैरिजन बता दिया। अब फाइनल कंपैरिजन हम बताते हैं जिसमें हर पार्ट हमारा जो है वो शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीट की बात करें तो अगर आप एक फैमिली बाइक देख रहे हैं तो फैमिली बाइक के तौर पे तो जो है पल्सर, उसमें आपको लेडीज़ फुटरेस्ट ETC मिल जाता है, वो थोड़ा सा बेहतर लग जाती है। बाकी आप किसी भी बाइक में जाते हैं, उसके अलावा अपाची में भी मिल जाता है, उसके अलावा किसी भी बाइक में जाते हैं तो आपको यहाँ पे फुटरेस्ट ETC नहीं ऑफर किया जाता है, जैसे कि इसमें नहीं किया जा रहा है। लेडीज़ रखेगी पैर तो यहीं पर रखेगी या फिर आपको कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये जगह दी गई है, जुगाड़ बना के बन जाता है कुछ। उसके बाद इसको हम देखते हैं तो सीट इसमें आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल मिल जाता है। तो आप चला रहे हैं, आपकी साइज़ कुछ भी हो, वेट कुछ भी हो, हाइट जो है वो 5.3 इंच से आप जहाँ तक भी जा सकते हैं। आप इस बाइक को बहुत ही आराम से चला सकते हैं, क्योंकि इसका सीट काफ़ी कंफर्टेबल है। 790 mm का सीट हाइट भी आता है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट हाइट भी आपको इसमें मिल जाता है। पिलियन भी आपका जो बैठता है वो काफ़ी कंफर्टेबल बैठता है, और उसके लिए एक जॉइंट जो है ग्रैब रेल मिल जाता है। उसके हम आगे आते हैं तो ये एक फाइबर का आपको टैंक मिल जाता है। तो कुछ लोगों का कभी ढीला हो जाता है, कुछ लोगों का टाइट हो जाता है, लेकिन मैंने ऐसे कभी भी किसी भी यामाहा की बाइक को झनझन भंजन करते हुए नहीं रोड पे चलते देखा है कि वो बाइक के जो है नट वट ढीले हो और वो जो है वो कहीं से कुछ लटक रहा हो और बहुत ज़्यादा साउंड करते हुए बगल से गुजर रही हो। तो वो चीज़ें जो है FZ के साथ नहीं देखने को मिली है, जिसके कारण FZ का जो सेल्स फिगर है वो भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलता है। बाकी हम यहाँ पे आ जाए तो एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल में ही मिलता है, इंजन कूल स्विच और बाकी सारे फीचर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, एक्सिलरी लाइट्स मिल जाती है। सॉकेट्स भी आपको जो मिलते हैं वो थोड़े मोटे लगते हैं देखने में, तो आपको बेहतर लगेंगे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कि आपके पास एक अच्छी चीज़ हाथ में आपके है। यहाँ पे हम देखें तो आपको C8 का टायर मिल जाता है, 100 सेक्शन के, इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। 282 mm डिस्क है, ABS के साथ, सिर्फ फ्रंट व्हील मिलता है टेलीस्कोपिक, और ये सारे डिज़ाइंस को आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये चीज़ें बनाई गई हैं, देख सकते हैं ये कैसा दिखने में लग रहा है। ये इंजन आप देख सकते हैं 150 सीसी का इंजन है और इसी टाइप का ये देखने में लगता है। साइड स्टेंटर कट ऑफ स्विच दिया गया कि सिर्फ न्यूट्रल में ही बाइक जो है आपकी स्टार्ट रहेगी, अदर किसी गियर में अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बाइक बंद हो जाएगी। तो एक सेफ्टी फीचर के तौर पे काम करती है। गियर शिफ्टर ये सब देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऐसा बनाया गया है जो कि स्पोर्ट्स बाइक में बनाया जाता है ताकि आपकी शिफ्टिंग जो है वो काफ़ी स्मूथ हो। हाँ, इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि इसका गियर शिफ्टर जो है किसी भी बाइक से जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ उसमें अगर जिक्सर को छोड़ दिया जाए तो जिक्सर और इसका गियर शिफ्टिंग सबसे अव्वल लेवल पे, सबसे टॉप लेवल पे है। इसका गियर सबसे आसानी से शिफ्ट होता है। सेंटर स्टैंड इसमें ऑफर किया जाता है जो कि आप आराम से कहीं जाना चाहें तो जा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, मतलब ज़मीन से उठी हुई गाड़ी है, वो आपको मिल जाती है अपाची में, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm आता है, तो सबसे मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सारी गार्ड ETC सारी चीज़ें दी गई है। एग्जॉस्ट का पैनल आपको काफ़ी छोटा मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा ये अंदर धंसी हुई है और बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट नहीं करती है। तो अगर आप सुबह में जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर 5 बजे आप उठते हैं तो आप अपने पड़ोसियों का नींद ख़राब करेंगे। काफ़ी स्मूथ साउंड है, तो आपको कभी भी ऐसा दिक्कत नहीं होती। मैं आपको साउंड यहाँ पे एक बार सुना भी देता हूँ कि माइक में कितना साउंड जो है वो कैप्चर कर रही है। तो काफ़ी स्मूथ साउंड यहाँ पे आपको सुनने को मिलेगा। तो कभी भी आपके पड़ोसी अगर आप सुबह में घर से निकल रहे हैं तो 5 बजे, तो ऐसा कोई भी परेशान नहीं होने वाला। इवन आपको एक जेंटलमैन बाइक की तरफ से ये बिहेव करती है। अगर इसके साउंड के बारे में बात करें तो रियर में आपको ट्यूबलेस टायर रेडियल वाला मिल जाता है। रेडियल ट्यूबलेस टायर जो है नॉर्मल ट्यूबलेस टायर से काफ़ी बेहतर होता है, बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। तो वो टायर आपको इसमें मिलता है जो कि सेगमेंट में कोई भी आपको ऑफर नहीं करता है। तो 20 mm का डिस्क मिल जाता है। यहाँ पे आपको ABS पीछे में नहीं मिलेगा, पीछे में निसिन का डिस्क मिलता है। आगे में आपको जो है बाइबरी का डिस्क मिलता है। तो बाइबरी का डिस्क आगे में देने का मतलब है बाइबरी जो है बहुत बढ़िया डिस्क बनाती है, उसी कंपनी का आपको डिस्क आगे में ऑफर किया जाता है। बाकी हम इस बाइक के एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात कर ले, क्योंकि मैंने कंपटीटर्स के बारे में ओवरऑल आपको फिगर आउट दे दिया कि कौन सी बाइक ज़्यादा अच्छी है। अगर आप नॉर्मल एक कम्यूटर पर्पज से लेना चाहते हैं, एक जेंटलमैन बाइक लेना चाहते हैं, तो ये बाइक वहाँ पे एक अच्छे पोजीशन पे खड़ी नज़र आती है। प्राइस भी बहुत ज़्यादा इस बाइक की नहीं है। इस बाइक में 2 वेरिएंट्स आते हैं, कुछ ब्लूटूथ वाली भी आती है और ये FZX बिना ब्लूटूथ वाली भी आती है। तो मैं ब्लूटूथ
वाला लेना उतना सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। आप बाइक चलाइएगा कि ब्लूटूथ से ऑपरेट कीजिएगा, वो सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल है। तो अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा उसका नेसेसरली यूज़ नहीं होता है, कुछ दिन के बाद लोग यूज़ करना बंद कर देते हैं। तो आपको जो पसंद हो दोनों में से वो आप ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे और एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं इस बाइक की। तो इस बाइक की डिसएडवांटेज बस इसकी फाइबर बॉडी के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। बस ये थोड़ा सा फाइबर बॉडी तो कभी कभी लोग बोलते हैं ढीला हो जाता है, लेकिन मोस्टली मैं बोल रहा हूँ ये बस कमेंट में ही मैंने देखा है। लेकिन ऐसे रास्ते पे मैंने किसी को भी या फिर कोई यूज़र जो कि मुझसे अक्सर यामाहा के जो है वो मिलते रहते हैं, मैं शोरूम में भी बैठा रहता हूँ तो लोग आते हैं मुझसे मिलते हैं। अगर किसी भी शोरूम में होता हूँ तो मैं उनसे उनके एक्सपीरियंसेस जो है पूछते रहता हूँ। वैसे भी ये मार्केट में बहुत पुरानी हो चुकी है, तो आज की डेट में इस बाइक का ऐसा टाइम इशू है नहीं, लेकिन कमेंट में लोग लिखते हैं तो एक तरह से हम मान सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप लेते हैं तो आपकी बाइक ऐसा दिक्कत नहीं करेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। बाकी हम देख लेते हैं इस बाइक को तो और ऐसा कोई डिसएडवांटेजेस नहीं है। इसका फ्रेम काफ़ी हल्का है, इस बाइक जो है काफ़ी हल्की ऑपरेट करने में आपको महसूस होती है। आप अगर इसको लॉन्ग टूर पे लेते हैं तो आपके कंधे में जो है वो किसी टाइप का दर्द नहीं होता है इस बाइक को चलाने में। ये बाइक जो है जैसे हैंडल जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेट जो है, जैसे हाँ हैंडलिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ, तीनों चारों बाइक्स पांचों बाइक्स के बारे में, कि इसकी हैंडलिंग काफ़ी हल्की होती है। तो आप बहुत हल्के भार पे जो है इस बाइक को हैंडल कर सकते हैं। आप जब इसको चलाने में आएगा तो चलाने में भी आपका जो है कंधे पे बहुत ज़्यादा दर्द नहीं होता है। इन कंपैरिजन करें तो अपाची का जो है आपका हाथ जो है वो सीधा हो जाता है, एकदम स्ट्रेट हो जाता है, जिसके कारण आपको जो है हल्का सा जो है हैंडल पे झुकना होता है, तो उसके कारण से आपके हाथ जो है वो लॉन्ग टूर पे दर्द कर सकती है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है अपाची में तो आपको कोई ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। थर्ड हमारी बाइक आ जाती है पल्सर, तो उसका हैंडलिंग सबसे ज़्यादा भारी आता है। उसका आगे का चक्का जो है उसको आप इवन हम लोग बोलते हैं जैसे कि नॉर्मल भाषा में कि उसके हैंडल को छोड़ के गाड़ी चलाना जो है मुश्किल है। जैसे आप रास्ते में चल रहे हैं, आपकी गाड़ी 40-50 की स्पीड में, तो एक सेकंड कुछ सेकंड के लिए 5 सेकंड 7 सेकंड के लिए हम लोग हैंडल छोड़ते हैं ऐसे ही, ताकि बाइक इधर उधर तो नहीं भाग रही। लेकिन वो चीज़ जो है पल्सर में थोड़ा सा भारी है वहाँ पे, और बाकी बाइक्स में वो चीज़ इस बाइक में अच्छी है। अपाची में भी वो चीज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी भी हैंडल उतना ज़्यादा बैलेंस नहीं महसूस होती। लेकिन जिक्सर वहाँ पे थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, उसकी हैंडलिंग हल्की है कि आप ट्रैफिक में जब कम्यूनिकेट करिएगा तो ये हैंडल जो है आपको ज़्यादा अच्छा फील देती है। तो इन सभी चीज़ में आपको बेहतर महसूस होता है हैंडल इसका जिक्सर का। और कोई बाइक मुझे ध्यान में आ नहीं रही है, हम इसको नहीं लेते हैं एक्सपल्स को, क्योंकि एक्सपल्स का सीट बहुत छोटा है, तो सबसे बड़ा उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। कोई ग्रैब रेल नहीं आता है एक्सपल्स में, बोल रहा हूँ फिर से एक्सट्रीम, तो एक्सट्रीम 160R का जो है ग्रैब रेल नहीं है। इंजन भी काफ़ी नॉइसी है, तो इंजन भी काफ़ी नॉइस करता है। इवन पल्सर का भी इंजन काफ़ी नॉइसी है, NS का भी इंजन काफ़ी नॉइसी है। NS का ठीक है, पल्सर का नॉइसी है, और अपाची का भी इंजन अच्छा साउंड करता है, जिक्सर का भी इंजन अच्छा साउंड करता है। जिक्सर का इंजन जो है लॉन्ग टर्म पे थोड़ा ख़राब साउंड करता है, और बाकी सब इस तरह से है कुछ कहानी। एक बार इतना सारा बाइक के बारे में बोलना भी कन्फ्यूजन वाली बात होती है। इस तरीके से ये बाइक है। डिसएडवांटेजेस मैंने जो आपको बताया वही है, बस फाइबर वाइबर जो है सभी बाइक्स में आजकल आती है वही है। बाकी ये सबसे हल्की बाइक, एक कंफर्टेबल बाइक, एक अच्छा माइलेज मैंने आपको नहीं बताया। माइलेज इस बाइक का जो है वो 45 to 50 है। अगर रफ़ टू रफ़ सिटी राइड में चलाते हैं जिसमें आपका 40 किलोमीटर सिटी और 20 किलोमीटर अगर हाईवे रहा तो आपका बाइक जो है वो 40 से 45 देगा। अगर आप 50-50 चलाते हैं, सिटी 50% हाईवे, मतलब एक चौथे 5 गियर इसमें आते हैं, तो अगर 5वें गियर में आप 50% चलाते हैं इस बाइक को तो आपको 45 से 50 के आसपास का आराम से माइलेज मिल जाता है। और हाईवे पे अगर आप लगातार चलाते हैं तो 50 से 55 का माइलेज ये बाइक आपको दे देती है। इस बाइक का माइलेज जो है वो अच्छा क्लेम किया गया है बहुत सारे यूज़र्स के द्वारा, जो कि मैंने चेक किया है। बाकी आप माइलेज टेस्ट की वीडियोज़ भी देख सकते हैं अपने कन्फर्मेशन के लिए। यह बाइक का प्राइस भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और फीचर्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ की आपकी रोड्स ख़राब हो तो उस सिचुएशंस में इसका जो मोनोशॉक है वो सबसे बेहतर वर्क करता है अपने रेडियल ट्यूबलेस टायर के साथ। और टायर जो है वो काफ़ी वाइड है, तो बाइक कभी भी स्लिप होने के कोई चांसेस नहीं होते हैं अगर आप पैनिक ब्रेकिंग भी करते हैं उन सिचुएशंस में भी। तो यही है ओवरऑल इस बाइक की रिव्यू। अगर आप इस बाइक में इंटरेस्टेड हैं, टेस्ट राइड लेना चाहते हैं तो पटना में यति यामाहा शोरूम में बाइक अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं। और कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप कॉन्टैक्ट नंबर पर बात भी कर सकते हैं अगर आपको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो। बाय बाय।